ना ही कोई कोई ओहदा हमें आकर्षित करता है, ना ही हम ओहदा छीनने से कोई विचलित होने वाले लोग हैं। दूसरे स्टेट्स के भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स देखो, कुछ ने तो जो है छोड़ दिया कि रोज़-रोज़ ठग-ठग से। व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल और मुकेश अग्निहोत्री की साइलेंस के भी 3 साल। Deputy Chief Minister, for all practical purposes, Deputy Chief Minister is a minister of his departments. जो आपने देखा है मुकेश अग्निहोत्री को पिछले 3 साल में, ये मुकेश अग्निहोत्री का एक्चुअल प्रारूप नहीं है। लोग कहते हैं कि अब वो दम नहीं है, वो दम दिखता नहीं है। क्या मुख्यमंत्री इसकी वजह है? कि नंबर 2 का जो व्यक्ति होता है उस पर शंकाएं लगी रहती हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करता होगा। जब हिमाचल में ये मिशन लोटस हो रहा था तब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बातचीत हो रही थी और एक चर्चा ये भी चल रही थी कि कुछ लोग मुकेश अग्निहोत्री के साथ आना चाह रहे थे लेकिन स्टैंड नहीं आप ले पाए। बहुत संघर्ष करके ये सरकार लाई थी। ये जरूरी नहीं है कि सरकार में जो भी हो रहा उससे मैं सहमत हूँ। सरकार में हर चीज़ से मैं सहमत नहीं हो सकता। आपकी एक वीडियो खूब वायरल होती है जिसमें आप कह रहे हैं नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली नौकरी मिलेगी और पक्की नौकरी मिलेगी। युवा पूछते हैं कि वादा तो मुकेश अग्निहोत्री ने किया था, तो अब सरकार में है तो निभाएंगे कब? वो सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री के वायदे नहीं हैं, वो पार्टी के वायदे हैं और उनको पार्टी को पूरा करना है और सरकार को पूरा करना है। अब हम उनको कहते हैं कि हमारे को नौकरियां जो है स्थायी देनी है, लोगों को शोषण वाली नौकरियों के हम पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो हाल ही में आपने भी देखा प्रदेश में की योजना लाई युवाओं के लिए कि बिजली मित्र भर्ती किए जाएंगे, पशु मित्र भर्ती किए जाएंगे और अलग अलग प्रकार की उन्होंने इस तरह की भर्तियां निकाली। आपको नहीं लगता कि इस संदर्भ में आपको भी मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए या फिर ऐसा है कि मंत्रिमंडल का भी मुख्यमंत्री को सहयोग इसमें प्राप्त है? हम स्थायी नौकरियां देने का मुकेश अग्निहोत्री पक्षधर है और हमेशा से पक्षधर रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपको स्वतंत्रता नहीं दे रहे? इस समय मेरा रोल सीमित है। खैर, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि एक पब्लिक की धारणा है कि कहा तो आपने था। काफ़ी लोगों को लगता है कि किसी ढंग से इनसे हरोली छूटे, वहाँ से जो ये मुक्त हों, वो कुछ लोगों की सोच हो सकती है। लेकिन जिसको हमारी सेवाओं की ज़रूरत है वहाँ पे हम जाते हैं, जिनको हमारी ज़रूरत होगी वो आगे भविष्य में भी बुलाएंगे। विनय कुमार को पार्टी ने नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। आपने आपके बहुत सारे पार्टी के नेताओं से बात की। एक नेता है वो ये कहते हैं कि विनय कुमार मुख्यमंत्री की पसंद है, लेकिन विनय कुमार को हमेशा से ही जब भी सियासत की बात होती है तो विनय कुमार का नाम मुकेश अग्निहोत्री के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसे में उनके अध्यक्ष बनने को आप किस तरह देखते हैं? तो इसलिए जितने मुंह उतनी बातें होंगी। दुनिया को पता होता है कौन किसका है। देखिए, विनय कुमार ने जिस दिन पदभार कांग्रेस मुख्यालय शिमला में संभाला, आपने मंच से एक भाषण दिया। उस भाषण की पंक्तियां आपने कुछ कहीं। आपने कहा कि अब मिशन रिपीट और 2027 में सरकार को ले जाने की जिम्मेदारी ये मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार की होगी। क्या मुकेश अग्निहोत्री अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं? क्या आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? तो इसमें क्या गलत है? और देखिए, 1 साल से कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग थी। ऐसे में आप लोग भी कई बार दिल्ली दरबार के चक्कर लगाते रहे। आप हो, मुख्यमंत्री हो, प्रतिभा सिंह हो। क्या विनय कुमार के अध्यक्ष बनने से पहले अध्यक्ष पद को लेकर आप लोगों की राय ली गई थी क्या? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 1 साल संगठन नहीं था, पार्टी को नुकसान बहुत हुआ है। 1 साल तक जिस पार्टी का कोई संगठन ही ना हो तो उसको नुकसान तो होता ही है। आपने भी विनय कुमार के अध्यक्ष बनने को लेकर हाईकमान में सहमति जताई थी कि उपयुक्त व्यक्ति हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि? लेकिन 3 मई 2025 को जब आप दिल्ली में थे, आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि साजिशों का दौर है और झूठ के पांव नहीं होते। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से और कुछ फैसलों से नाराज हैं और दिल्ली में हाईकमान से भी उन्होंने ये बात हाईकमान के सामने रखी है। ये साजिशें कौन कर रहा था और क्यों? जो कहना है मुंह पे कहना है और मैंने कहना भी है, लेकिन मैं 2 कदम पीछे हट सकता हूँ
लेकिन मेरी सोच में बदलाव नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स आपके डिपार्टमेंट में क्यों हो रही है? पहले भी हमने देखा टॉयलेट टैक्स की बात हुई, वो भी आपके डिपार्टमेंट में हुई, फिर अब एचआरटीसी के पेंशनर्स। नहीं, अब ठीक है, सबकी अपनी नीति हो सकती है। और देखिए 4 मई 2025 को राजेंद्र राणा ने शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि टेंडर किसी पर्टिकुलर कंपनी को देना चाह रहे थे। आपको भी याद होगा कि उस समय अनिरुद्ध सिंह आपसे मिलने चौपर में हरोली आए थे। ऐसी क्या आन पड़ी थी कि मंत्री को चौपर में आपने हरोली बुलाया? क्योंकि इस तरह की उस समय भी चर्चाएं हुई कि टेंडर को लेकर एक पर्टिकुलर कंपनी को आप लोग लाभ देना चाह रहे हैं। देने ना देने तो मेरे तक तो अभी फाइल ही नहीं आई, मेरे तक तो बात ही नहीं पहुंची अभी तक। रोपवे कॉरपोरेशन है, रोपवे कॉरपोरेशन में जो है डायरेक्टर हैं, उसके बाद उसके चेयरमैन हैं, चेयरमैन भी आईएएस ऑफिसर हैं, और जहाँ पे चेयरमैन होता है वहाँ ऑलमोस्ट फैसला जो है चेयरमैन के स्तर पे ही हो जाता है। तो अनिरुद्ध सिंह आपसे मिलने नहीं, चौपर में अनिरुद्ध सिंह हमारे कुलीग हैं, का मतलब सरकार जो है फैसले लेने की उसमें क्षमताएं नहीं है, और वो जो है कोई कुछ बोलता है वो उसी समय बात को रोक देते हैं। देखिए कर्नाटक में तो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बातचीत अभी भी हो रही थी, चर्चाएं भी कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हो रही थी। आपका और डीके शिव कुमार का जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो सियासी गलियारों में हमेशा यही बात होती है कि सरकार लाने में आप दोनों की भूमिकाएं अपने अपने राज्यों में प्रमुख थी। तो ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कर्नाटक में तो बातचीत चल रही है, क्या हिमाचल को लेकर ऐसी बात हुई है? क्या हाईकमान ने आपसे कोई बात की है? समझता कि आपके इंटरव्यू का थ्रस्ट लगातार इस बात पे है कि मुकेश अग्निहोत्री बगावत क्यों नहीं करता, मुकेश अग्निहोत्री जो है चीफ मिनिस्टर का क्लेम क्यों नहीं करता, वो जो है तो जवाब दे तोड़ दीजिए फोड़ ना। क्यों नहीं करता। आप फायरिंग मेरे से करवाना चाहते हो, मेरा काम नहीं है ये। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मैंने कहा था वो जो है पार्टी का स्टैंड है, और पार्टी को ही उसको पूरा करना है, सरकार को पूरा करना है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरोली और स्पेशली आपके ज़िला ऊना में कानून और व्यवस्था को लेकर बहुत आपने भी देखा पिछले दिनों गोलियां चली, और साथ में अवैध माइनिंग को लेकर भी बातचीत हो रही है। आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप भी उन अवैध माइनिंग के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, और साथ में कुछ क्रशर्स का भी जिक्र किया जाता है। आपको क्या लगता है, ये आपके खिलाफ साजिश है या वाकई ही ये धरातल पर स्थिति ऐसी है? कि आई एम नॉट माइनिंग मिनिस्टर, मैं खनन मंत्री नहीं हूँ। ये काम है हर्षवर्धन चौहान जी के पास, उनको देखना है। सरकार को 400 करोड़ रुपए का, 450 करोड़ रुपए का रॉयल्टी भी आ रही। और मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो मुकेश अग्निहोत्री का कोई क्रशर है, ना उसका कोई बस है, ना उसकी कोई ट्रक है, ना उसका कोई होटल है, ना उसका कोई ऐसा अन्य कोई नर्सिंग कॉलेज चलता है, या कोई और कोई कारोबार धंधा है, ना वो ठेकेदारी करता है। अगर प्रशासन को लगता है कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो प्रशासन उस पर एक्शन करे, मिनिस्ट्री उस पर एक्शन करे, और बाकी जो है हथियार की संस्कृति के हम खिलाफ हैं। अभी आपने देखा बिहार में जिन लोगों ने बहुत लंबे देर तक शोर मचाया, पार्टियां खड़ी की, उनकी क्या स्थितियां हुई। इसलिए कोई हमारे पे आक्षेप लगाए कि वहाँ पे ये हो रहा है, बताएं ना किसी कारोबार में हमारा सारोकार हो। धारा 118 में आपकी सरकार ने दूसरी बार संशोधन किया है। विपक्ष लगातार कह रहा है हिमाचल ऑन सेल। जब आप भी विपक्ष में थे, आप भी कहते थे हिमाचल ऑन सेल, तो अब जनता किस पर भरोसा करे? आपके बारे में एक चर्चा बड़ी प्रमुख है, हमने भी कई बार देखा है, जब मुख्यमंत्री सचिवालय आते हैं मुकेश अग्निहोत्री सचिवालय नहीं आते। मैं घर में अकेला हूँ, मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है पीछे। मैं जो है अगर यहाँ पे हूँ यहीं काम शुरू कर दूंगा, मैं अगर कुल्लू में हूँ वहीं काम शुरू कर दूंगा। मुझे अभी कोई चंबा बुलाएगा मैं चंबा चले जाऊँगा, मुझे कोई दिल्ली बुलाएगा वहाँ चले जाऊँगा। ये तो जिन लोगों के परिवार हैं उन लोगों के लिए दिखते हैं। हम 24/7 काम करने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि अभी काम किया और फिर कहा कि अब देखेंगे हफ्ते के बाद करेंगे। हमारी मशीनरी 24/7 चलती है। अधिकारी तो आपके एडहॉक हैं, आपने देखा चीफ सेक्रेटरी एडहॉक हैं, डीजीपी एडहॉक हैं, आप इस एडहॉकिज्म के सपोर्ट में हैं क्या? नहीं, देखो आप वो सारे सवाल मेरे से करते हैं जो आपको मुख्यमंत्री से करने चाहिए। मुख्य में कहा डिप्टी सीएम इज द मिनिस्टर ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स। ऐसे मसले हैं जो कि बिल्कुल टॉप लेवल के फैसले हैं, वो मेरे से राय क्यों लेंगे?
उनकी सरकार है, उनको उसको संचालन करना है। आपने स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार में भी काम किया है, अब आप सुक्खू सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। क्या फ़र्क है वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट और सुक्खू स्कूल ऑफ थॉट में? ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर वाई.एस. परमार और वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो कौमें अपने नेताओं को भूल जाती हैं, जो जिन्होंने संघर्ष करके बनाया, वो कौमें मिट जाती हैं। बात होगी सत्ता और सियासत की, बात होगी प्रदेश के युवाओं की और बात होगी प्रदेश से जुड़े हर उस मसले की जो जनता से सरोकार रखता है। और इस खास मुलाकात में आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संवाद भारत में। व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल और मुकेश अग्निहोत्री की साइलेंस के भी 3 साल, किस तरह देखते हैं? ये साइलेंस की बात नहीं है। ये मसला आपको जो जिम्मेवारी दी जाती है उससे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आपका जो इशारा है वो जो नेता प्रतिपक्ष के नाते हमारी भूमिका थी उसमें और अब सरकार में भूमिकाएं ये दोनों अलग हैं। और नेता प्रतिपक्ष के नाते हमारा काम था कि जो उस वक्त की सरकार थी उसको सत्ता से बाहर करना है। जयराम जी की सरकार, उसके खिलाफ इश्यूज़ को उठाना और उनको जन जन तक पहुंचाना, तो वो एक भूमिका थी। और उस जिन लोगों ने उस भूमिका में हमें देखा लगातार 5 साल, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार में भी हम वही दनदनाहट जारी रखें। लेकिन सरकार में आपको अनुशासन होता है, सरकार में आपकी पर्टिकुलर जिम्मेवारी है और सरकार का जो संचालन है वो मुख्यतः उसका नीति निर्धारण का काम वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहता है। तो इसलिए हमारी भूमिका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज़ द मिनिस्टर ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स, जो उनके पास महकमे हैं उनकी बात करनी है। तो इसलिए लोग जो हैं उसी भूमिका में देखना चाहते हैं जैसा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए कहा। इसलिए आप भी उसको सोचते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी बंदूक को साइलेंस कर लिया राजनीतिक तरीके से। उसके कारण भी हैं। एक तो ये है कि सरकार के संचालन के वक्त जो है मुख्यमंत्री को निर्धारण करना है सब कुछ, और सेकेंडली हमें जो अपने विभाग हैं उन पर केंद्रित करना है, और थर्डली ये है कि जैसे मेरी पत्नी का निधन हुआ, वो एक बहुत बड़ा एडिड कारण रहा है कि जीवन शैली बदलने का। अन्यथा जो आपने देखा है मुकेश अग्निहोत्री को पिछले 3 साल में, ये मुकेश अग्निहोत्री का एक्चुअल प्रारूप नहीं है। वो समय और स्थिति के हिसाब से अपने को नियंत्रित रखना ज़रूरी है। कैसी है ये समय और परिस्थिति? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, सेल्फ सेंटर्ड हैं सारी पावर्स, और इसीलिए कई मिनिस्टर्स हैं, बाकी और लोग हैं, वो नाराज़ रहते हैं। अक्सर आपको लेकर भी सियासी गलियारों में भी यही चर्चा होती है कि मुकेश अग्निहोत्री जो खुलकर, आपने भी जैसे अपने बारे में बताया, लोग कहते हैं कि आप वो दम नहीं है, वो दम दिखता नहीं है। क्या मुख्यमंत्री इसकी वजह है? नहीं, देखिए सीधा बात है ना कि जब एक दफ़ा
नेतृत्व का निर्धारण हो जाता है। हाईकमांड ने नेतृत्व का निर्धारण कर दिया, सुक्खू जी को कमान दी है, तो हमें उनको काम करने का मौका देना है कि उनको देखना है कि कैसे संचालित करना है, और हमें तो सहयोग करना है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पे जो है हम गहमा गहमी बनाए रखें, और वो सरकार में नहीं होता। सरकार में आपको बहुत जिम्मेदारी से निर्वहन करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब आप नंबर 2 पे ओथ लेते हैं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं मुझे ये कहते हुए कि नंबर 2 का जो व्यक्ति होता है उस पर शंकाएँ लगी रहती हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करता होगा। तो इसलिए हमारा कोई ऐसी धारणा हम नहीं देना चाहते जिससे कि ये बात आए कि हमने सरकार के संचालन में कोई दिक्कत पैदा की है। हाँ, आई एम ए कांग्रेसमैन। कांग्रेस जिस भी स्थिति में रखती है हम उसको निर्वहन करते हैं। तो टोटलिटी में आप अगर देखें कि मैं लगभग अब तो 25 साल होने लगे हैं मुझे एमएलए बने हुए। 2003 के आसपास हम राजनीति में आए थे, 5वां इलेक्शन हमने जीता है। तो हमें जो जिस भूमिका में रखा गया हमने उस भूमिका की तरफ ध्यान केंद्रित किया है। मैं खुद भी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हिमाचल की जनता की पल्स भी समझता हूँ, और आपकी भावना भी मैं समझ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि लोग जो हैं उसी शैली में बात करना चाहते हैं जैसा हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे किया। लेकिन सरकार में रहते हुए सार्वजनिक मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या पत्रकारों से बात करते हुए हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे कि अनुशासनहीनता की बात है। तो इसलिए हम जो हमारा काम है उस पर केंद्रित कर रहे हैं, और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार में जो भी हो रहा है उससे मैं सहमत हूँ। सरकार में हर चीज़ से मैं सहमत नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं सरकार में हूँ तो सरकार टोटलिटी में चलती है, मेजॉरिटी में चलती है, उसके फैसले जो है सामूहिक होते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सरकार के किसी फैसले में हम शामिल नहीं हैं। जब सरकार में हैं तो सरकार के हर फैसले के हम भागीदार हैं। देखिए, आपने सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की। आपने ये भी कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकार के हर फैसले में मेरी रजामंदी हो। सवाल युवाओं को लेकर भी है अग्निहोत्री जी। वो आपकी पुरानी वीडियोस चलाते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। हमने देखा आपकी एक वीडियो खूब वायरल होती है जिसमें आप कह रहे हैं नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली नौकरी मिलेगी और पक्की नौकरी मिलेगी। युवा पूछते हैं कि वादा तो मुकेश अग्निहोत्री ने किया था, तो अब सरकार में है तो निभाएंगे कब? नहीं, देखिए, जो मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते वायदे किए, जो बात कही, और या जो घोषणा पत्र बना, या हमारी लीडरशिप ने भी घोषणाएं की हैं, वो सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री के वायदे नहीं हैं, वो पार्टी के वायदे हैं, और उनको पार्टी को पूरा करना है और सरकार को पूरा करना है, और हम तो आज भी उन पे कायम हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि मैंने ये बात कही थी तो ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में थी, ऐसा नहीं है। वो बाकायदा कलम बंद हुए हैं, और उनके बारे में फैसला हुआ है कि पार्टी, अब जैसे ओपीएस का सब वायदा जो है मैंने विधानसभा में अनाउंस किया था, और उस समय अनाउंस किया था जबकि ओपीएस के बारे में कोई बोल भी नहीं रहा था, कोई ऐसी सोच नहीं थी उस समय। जब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि ओपीएस हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। तो हमारी सरकार ने ओपीएस लागू की है, और ये एक बहुत बड़ा वायदा है, और इसके बहुत बड़े वाइडर इम्प्लिकेशंस हैं। आने वाले समय में इसके लिए बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है, और हम उसको लागू कर रहे हैं। जो विभाग मेरे पास है
उसमें जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में हमने ओपीएस लागू कर दिया। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, लेकिन हमने ओपीएस लागू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि 9,000 कर्मचारी जो एनपीएस में थे वो उन्होंने ओपीएस ऑप्ट कर लिया एचआरटीसी में। अग्निहोत्री जी, ओपीएस पर तो हम आएंगे, लेकिन युवाओं का क्या नहीं, क्या नहीं, मुख्यमंत्री मैं से- आपको वायदे की जी। स्पष्टता कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा वायदा था कि ओपीएस हम देंगे। तो जैसे हमारे अभी 200 कर्मचारी एचआरटीसी में ऐसे रिटायर हुए हैं जो एनपीएस में रिटायर हुए, जिनको मामूली पेंशन मिलनी थी, लेकिन वो जब ओपीएस में आ गए तो उनको भारी भरकम पैसा मिलना शुरू हो गया। तो इसलिए ये एक वायदा था जो हमने किया, वो हम पूरा कर रहे हैं। आपका फोकस चल रहा है कि जो हमने कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे, 58 साल की नौकरी देंगे, या जो है उसके माध्यम से कॉरपोरेशन इससे सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से या पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नौकरियां देंगे, और उसमें नौकरियों में पारदर्शिता रहेगी। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। एचआरटीसी में ही आप देख सकते हैं कि हमने कंडक्टर भर्ती किए। कंडक्टर आज दिन तक अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती नहीं हुए। 357 कंडक्टर हमारा एचआरटीसी का पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती हुआ और पक्की नौकरी पे लगा। अब इस बात को तो कोई देखेगा नहीं। अब ठीक है, सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं, तो हम तो आज भी इस पे कायम हैं और हम अपना पक्ष लगातार सरकार में रख रहे हैं। हमारी जब भी जिस भी मंच पे बात होती है, वो उनको कहते हैं कि हमारे को नौकरियां जो है स्थायी देनी है, लोगों को शोषण वाली नौकरियों के हम पक्ष में नहीं है। ठीक है, ये कुछ नौकरियां सरकारें जब आती हैं तो कुछ तरीके निकाले जाते हैं नौकरियां देने के, लेकिन मैं जो विपक्ष में था, मैं आज भी वही हूँ। मेरा आज भी नौकरियों पे वही स्टैंड है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो हाल ही में आपने भी देखा प्रदेश में की योजना लाई युवाओं के लिए कि बिजली मित्र भर्ती किए जाएंगे, पशु मित्र भर्ती किए जाएंगे, और अलग अलग प्रकार की उन्होंने इस तरह की भर्तियां निकाली। आपको नहीं लगता कि इस संदर्भ में आपको भी मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, या फिर ऐसा है कि मंत्रिमंडल का भी मुख्यमंत्री को सहयोग इसमें प्राप्त है? नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट किया कि जब हमारी सरकार है, सरकार में नीति निर्धारण करना, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ इन डिस्कशन तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी कोई पॉलिसी लेके आते हैं, वो कैबिनेट में उसको अप्रूवल मिलती है। लेकिन मैंने कहा है कि हम स्थायी नौकरियां देने का मुकेश अग्निहोत्री पक्षधर है और हमेशा से पक्षधर रहा है, और हम इसीलिए जो मेरे पास विभाग हैं, अब लोग सोचते हैं कि पूरी सरकार के जो है, जैसे विभागों की बात आती है, कोई एजुकेशन की बात हमने कही थी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, या किसी हमने रूरल डेवलपमेंट को लेके कही, तो वो सब लोग जो हैं वो कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री ने ऐसे कहा था। तो ठीक है, वो उन्होंने उस अपोजिशन के नाते जो है हमने बात कही। हम अपनी बात एक सही प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपको स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं? नहीं, स्वतंत्रता की तो बात नहीं। स्वतंत्रता, मुख्यमंत्री जी की स्वतंत्रता का तो कोई मसला नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस बने हैं, उसके तहत मिनिस्टर्स काम करते हैं, तो उसमें मेरा हर डिपार्टमेंट में दखल थोड़ा नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं कि जितने भी विभाग हैं उन सब में मुकेश ने जो भी होना है उसमें आपने ये कहा था। इस समय मेरा रोल सीमित है, मेरी भूमिका सीमित है। मेरे अपने विभाग हैं, मुझे उन विभागों के बारे में फैसले करने हैं। बाकी विभागों के मंत्री हैं, और जो भी पार्टी के फैसले हैं, जो उन विभागों के मंत्री हैं उनको करना है। तो लेकिन ठीक है, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि एक पब्लिक की धारणा है कि कहा तो आपने था,
तो वो उस ढंग से उम्मीद रखते हैं। और लोग ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि अब मुकेश अग्निहोत्री हरोली तक सीमित रह गए हैं, पूरे प्रदेश का उनका दायरा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और कुछ आपके ही नेता इस बात को स्वीकार भी करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा है कि हरोली तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसकी वजह से मैं 5 दफ़ा बना हूँ। उस कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी लोगों को लगता है कि किसी ढंग से इनसे हरोली छूटे हैं, कि वहाँ से जो ये मुक्त हों, वो कुछ लोगों की सोच हो सकती है। लेकिन हरोली के बगैर तो जो है नागरिकता घर से आरंभ होती है। अपने जहाँ जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, बड़े बड़े लोगों की राजनीति चौपट हो गई। इसलिए मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कौन कहता है कि जी ये हरोली के लिए काम करते हैं। अब वो हमें करना है, उन लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने लगातार 25 साल हमें जताया है। लेकिन विभागीय काम हमारे पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। जो हमें बुलाता है, जिसको हमारी सेवाओं की ज़रूरत है, वहाँ पे हम जाते हैं। जिनको हमारी ज़रूरत होगी वो भविष्य में भी बुलाएंगे। तो इसलिए सीमित होने का काम नहीं है। मैं तो मेरा गाड़ी जो है मैक्सिमम चली होगी। अगर आप मिनिस्टर्स का उसको देखें तो मेरी लाखों किलोमीटर मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं रात को भी ट्रैवल करता हूँ। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे बुलाया जाता है वहाँ जाता हूँ, जहाँ डिज़ास्टर में ज़रूरत है वहाँ जाते हैं, जहाँ फंक्शंस हैं वहाँ जाते हैं। लेकिन ऑपोजिशन और सत्ता में जो बेसिक फ़र्क है वो जो है उसकी लक्ष्मण रेखा को मैं समझता हूँ। देखिए, विनय कुमार को पार्टी ने नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। आपने आपके बहुत सारे पार्टी के नेताओं से बात की। एक नेता है वो ये कहते हैं कि विनय कुमार मुख्यमंत्री की पसंद है, लेकिन विनय कुमार को हमेशा से ही जब भी सियासत की बात होती है तो विनय कुमार का नाम मुकेश अग्निहोत्री के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसे में उनके अध्यक्ष बनने को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, विनय कुमार अध्यक्ष बने हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे पारिवारिक दोस्त हैं हमारे। इसलिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उनका एज ए पार्टी प्रेसिडेंट वो सफल रहें। पार्टी प्रेसिडेंट बनना कोई आसान काम नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट जो रहे हैं एक रुतबे के मालिक रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी हटी हैं, उनकी जगह विनय कुमार बने हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्या रुतबा है। इसलिए इस कुर्सी पे कभी जो है डॉक्टर परमार रहे हैं, वीरभद्र सिंह रहे हैं। इस कुर्सी को लेके 1 साल का संघर्ष रहा। 1 साल के संघर्ष के बाद जो है फैसला हुआ है, विनय कुमार को बनाया गया है। अब इस बात में फंसा लो कि विनय कुमार किसका आदमी है, वो मुकेश का आदमी है या जो है सुक्खू जी का आदमी है। वो कांग्रेस के आदमी हैं, वो कांग्रेस के लीडर हैं और इसलिए उनको बनाया गया है। और बाकी जो है मैं ज़्यादा आप कहते हैं कि किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, तो इसलिए जितने मुंह उतनी बातें होंगी। दुनिया को पता होता है कौन किसका है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, जब हिमाचल में ये मिशन लोटस हो रहा था तब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बातचीत हो रही थी और एक चर्चा ये भी चल रही थी कि कुछ लोग मुकेश अग्निहोत्री के साथ आना चाह रहे थे लेकिन स्टैंड नहीं आप ले पाए। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार की स्थिरता के लिए काम करता हूँ। स्टैंड की बात नहीं है। मैं सरकार बचाने वालों में से हूँ, मैं सरकार गिराने वालों में से नहीं हूँ। जो लोग कुछ भी चाहते हों, लेकिन मेरा काम, मेरा धर्म ये है कि जो कांग्रेस की सरकार बनी है उसको स्थिर रखना है, उसको 5 साल तक चलाना है। हमने बहुत संघर्ष करके ये सरकार लाई थी। तो इसलिए ये कैसे कोई सोच ले कि मुकेश अग्निहोत्री जो है सरकार को जो है अस्थिर करना चाहता है। मैं आपको बताता हूँ, जब वीरभद्र सिंह जी हमारे नेता रहे हैं और एक समय आया कि एक पार्टी बनाने की बात आई 2012 में, लगभग हर चीज़ फाइनलिटी पे पहुंच गई थी। हमने अपना फुट डाउन कर दिया। हमने कहा आपको कांग्रेस पार्टी में हमें नेतृत्व देना है और आपको चीफ मिनिस्टर बनना है और हाईकमान के साथ डायलॉग होना था। डायलॉग हुआ, उसके बाद वो जो है वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने। तो हम 2012 में भी परिस्थितियाँ हुई थी, लेकिन हम कांग्रेस के साथ खड़े रहे।
फिर उसके बाद हम लीडर ऑफ अपोजिशन बने। हमें जिम्मा दिया कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कि आप लगे रहोगे। हम उसके लिए लगे रहे, दिन रात लगे रहे, जितना दम लगना था लगाया हमने, जितनी लड़ाई लड़ी जा सकती थी उतनी हमने लड़ाई लड़ी। सरकार आ गई, हमारे सुखू जी के नेतृत्व में सरकार बनी, मुझे डिप्टी लीडर बनाया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो हमने उस सरकार को संचालन में सहयोग किया। फिर समय आया जब कि प्रदेश हमारे एमएलएज बागी हो गए और बहुत बड़ी साजिश जो है सरकार के खिलाफ हो गई या सरकार, और लेकिन हम सरकार के साथ खड़े रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों में मन में हो कि मौका है और इसलिए जो है कुछ ना कुछ कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सुक्खू जी के साथ खड़े रहे, हम सरकार के साथ खड़े रहे। जो कुछ भी इस सरकार को बचाने के लिए करना था हमने किया, इसलिए आज कांग्रेस की सरकार है, स्थापित है। उसमें बहुत लोगों ने सहयोग दिया। स्पीकर साहब का बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा निर्णायक फैसला उसमें आया। उन्होंने पार्टी को जो करना था सहयोग उनके फैसले से हुआ। या फिर हमारे जो है हर्षवर्धन चौहान हुए, रोहित ठाकुर जी हुए, जगत सिंह नेगी जी हुए, इन मंत्रियों ने दिन रात लगा के जो है रणनीतियाँ बनाई। इन लोगों को उचित सम्मान भी मिल रहा है? नहीं कमाल है, सरकार में मंत्री होना ही एक सम्मान है। फिर मेरी तो पत्नी की डेथ हुई थी, मैं स्पेशली वोट डालने आया, यहाँ पे मैंने वोट डाली। हालांकि इतनी बड़ी साजिश का पता नहीं लगा, लेकिन मेरे घर में जब ट्रेजेडी हुई थी तो एक समय था कि जब लोगों ने कहा कि आप मत जाना, लेकिन मैंने कहा मुझे वोट डालनी है, कांग्रेस सरकार को वोट डालनी है, पार्टी को मेरी ज़रूरत है, मैंने वोट डाली। इसलिए कोई क्या सोचता है इसमें अलग बात है। आई एम अ कांग्रेस मैन और मेरे ब्लड में कांग्रेस है। मैं उसके लिए अपनी पार्टी के लिए करता हूँ। बाकी ठीक है कि आप कहते हैं कि जी आपकी क्रेडिबिलिटी को क्राइसिस है कि आपने जो बोला वो बातें नहीं हो रही हैं, वो सरकार में उठाएंगे, हर बात से उठाएंगे। देखिए, विनय कुमार ने जिस दिन पदभार कांग्रेस मुख्यालय शिमला में संभाला, आपने मंच से एक भाषण दिया। उस भाषण की पंक्तियां आपने कुछ कहीं। आपने कहा कि अब मिशन रिपीट और 2027 में सरकार को ले जाने की जिम्मेदारी ये मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार की होगी। क्या मुकेश अग्निहोत्री अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं? क्या आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो कुर्सियाँ होती हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी और पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी, यही सत्ता का संचालन करती है। अब मेजर कुर्सियां हैं, मुख्यमंत्री जी को नीतियों का फैसला लेना है, कार्यक्रमों का फैसला लेना है और इन दोनों को मिलकर फिर टिकटों का भी फैसला लेना है। तो इसमें क्या गलत है कि जो है आप कहते हैं कि जी आप पीछे हैं। जब भी चुनाव आएंगे, मेजर पॉलिसी डिसीजन तो इन दोनों को करने हैं और इन दोनों को अभी से इकट्ठे होकर चलना है। दोनों इकट्ठे पार्टी को सत्ता शासन तक मिशन रिपीट के लिए अगर तैयार करना है तो दोनों को एकजुट होके एक स्वर में बात करके चलना पड़ेगा। संगठन और सरकार में जब तालमेल बैठेगा तभी हम सत्ता की तरफ जाएंगे। इसमें आप तीसरे आदमी को ये कहें कि आपकी कोई भूमिका नहीं, हमारी जो भूमिका होगी, हम सरकार में हैं और एज ए DCM, एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे को जो भूमिका निर्धारित की जाएगी वो हम करेंगे। लेकिन मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि चुनाव में चीफ मिनिस्टर एंड पार्टी प्रेसिडेंट को ही चुनाव में लेके जाना है। और ये अब लगभग, क्योंकि अब 2 साल पहले विनय जी अध्यक्ष बने हैं, अब ये तय है कि उन्हीं को पार्टी को लेके जाना है। तो उनके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि अब हमें ही पार्टी को चुनाव में लेके जाना है। और देखिए, 1 साल से कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग थी। ऐसे में आप लोग भी कई बार दिल्ली दरबार के चक्कर लगाते रहे, आप हो, मुख्यमंत्री हो, प्रतिभा सिंह हो। क्या विनय कुमार के अध्यक्ष बनने से पहले अध्यक्ष पद को लेकर आप लोगों की राय ली गई थी क्या? स्पेशली आपकी बात करें। हाँ, तो हमारी राय तो ली गई। हमारे से एक बार नहीं कि 3, 4, 5 बार पूछा गया
डिस्कशंस भी हुई और हमारी जो राय थी हमने वो स्पष्ट तौर पे रख दी है। अब ऑर्गेनाइजेशन को कायम करना है, संगठन बनाना है, ब्लॉक्स बनाने हैं, बूथ स्तर तक जाना है, कार्यक्रम करने हैं, रैलियां करनी हैं और वर्कर्स को इन्वॉल्व करना। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 1 साल संगठन नहीं था, पार्टी को नुकसान बहुत हुआ है। जिनके पास कोई ओहदा नहीं है वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई ओहदा ही नहीं है, हम क्यों बोलें। तो इसलिए जो है 1 साल तक जिस पार्टी का कोई संगठन ही ना हो तो उसको नुकसान तो होता ही है। तो अब सब विनय जी की प्राथमिकता संगठन बनाने की है। उनको मुख्यमंत्री जी को साथ डिस्कशन करके, कांग्रेस हाईकमान से डिस्कशन करके जितनी जल्दी वो संगठन बनाते हैं उतनी जल्दी पार्टी जो है गेयरअप होगी। आपने भी विनय कुमार के अध्यक्ष बनने को लेकर हाईकमान में सहमति जताई थी कि उपयुक्त व्यक्ति हैं। विनय कुमार हमारा अजीज़ है, हमेशा से अजीज़ रहा है। हम उसको समर्थन क्यों नहीं करेंगे, आप बताओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि विनय कुमार जो है हमेशा से हमारा साथी रहा है, सहयोगी रहा है और चाहे पक्ष था चाहे विपक्ष था, तो इसलिए हम विनय की सफलता की हम कामना करते हैं और हमारे से विनय को जो सहयोग हो पाएगा हम निश्चित तौर पर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मैं आपको बताऊं, जब सरकार होती है तो गुटबाजियां ज़्यादा मैटर नहीं करती। सरकार को किस ढंग से स्थापित रखना है, सरकार को किस ढंग से दोबारा लाना है, इस पे बात हो सकती है। इस समय जो लोग ये सोचते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री को डिसिडेंट की भूमिका में होना चाहिए, उनको थोड़ी निराशा हो रही होगी, हो सकती है। लेकिन मेरा और सुखू जी में कोई मतभेद नहीं है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं है। हमारी बातचीत जब भी ज़रूरत है हमारी बात होती है। मैं ये ज़रूर आपको मैंने स्पष्ट किया कि जब सरकार होती है तो मुख्यमंत्री का जो रुतबा होता है या उस फैसले लेने होते हैं उसमें उनकी भूमिका जो है अग्रणीय है। मैं उनका सहयोगी हूँ, मैं उनको जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत है मैं हमेशा खड़ा हूँ। आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री आपसे बात भी करते हैं, लेकिन 3 मई 2025 को जब आप दिल्ली में थे, आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि साजिशों का दौर है और झूठ के पांव नहीं होते। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से और कुछ फैसलों से नाराज हैं और दिल्ली में हाईकमान से भी उन्होंने ये बात हाईकमान के सामने रखी है। ये साजिशें कौन कर रहा था और क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुकेश अग्निहोत्री एक खुली किताब है, उसके बारे में सबको मालूम है कि उसने जो कहना है मुंह पे कहना है और मैंने कहना भी है। ऐसा नहीं है, और समय की बात हो सकती है, लेकिन मैं 2 कदम पीछे हट सकता हूँ, लेकिन मेरी सोच में बदलाव नहीं हो सकता। जो मेरी सोच है वो वही है। मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं इस समय मेरी भूमिका सरकार को स्थिरता देना, सरकार को कायम रखना और कोई उस पर आँच ना आने की होनी चाहिए थी। एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर आल्सो DCM के नाते जो मुझे भूमिका सौंपी हुई है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी के पास जाएगा, जो नंबर 2 पे बैठा होता है, सब अपना काम करवाने के लिए उसके बारे में बोलते हैं। जी, उससे सावधान रहना, ये एक दस्तूर है, ये हमेशा का दस्तूर है। दूसरे स्टेट्स के भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स देखो, कुछ ने तो जो है छोड़ दिया कि रोज़ ठक से। और लेकिन मैं तो आपको बताया कि कांग्रेस के निर्णायक मौक़ों पे जब ज़रूरत पड़ी है, जब वीरभद्र सिंह जी को पड़ी उनके साथ थे, जब पार्टी को पड़ी तब हम पार्टी के लिए हमने काम किया, जब सुक्खू जी को ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े थे। लेकिन
जिन्होंने धारणाएं बनानी हैं, जिन्होंने अपनी दुकान चलानी है, वो अपने चलाते रहे। ये साजिशें कौन कर रहा था? नहीं, अब साजिशें जो है ना, कोई मेरे मुकेश अग्निहोत्री को ये नहीं कह सकता कि वो लॉयल पार्टी मैन नहीं है या उसने कोई कांग्रेस से हट के कोई काम किया है। जो आज आप कह रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की बात आप करते हैं कि आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, आपने एसएमसी के लिए ये कहा, आपने जिला परिषद के लिए ये कहा, आपने आउटसोर्स के लिए ये कहा, आपने जो है करुणा मुल्क के लिए ये कहा। वो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने कहा, और वो पार्टी की नीति है, पार्टी का कार्यक्रम है। हम उनको, चाहे करुणा मुल्क हैं, उनको कैसे नौकरी देनी है, चाहे एसएमसी है उनका कैसे करना है, या जो है हमारे कल भी हो रहा था कि दिहाड़ीदार या 8 साल की सर्विस के जो हमारे मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं उनके लिए क्या करना है। हम उनको पुश कर रहे हैं, हम उनका निर्णायक हल निकाल रहे हैं। जैसे ही हम वित्तीय तौर पे ईज़ आउट होंगे, हम वो सरकार में उन कार्यों को निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। अभी स्थितियां ऐसी हैं कि पे एंड पेंशन प्रॉपर दी जा सके, उसके लिए जद्दोजहद हुआ है। डिज़ास्टर की वजह से वह प्रॉब्लम्स आई हैं, और फिर सेंटर की मदद ना होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके डिपार्टमेंट में क्यों हो रही हैं? पहले भी हमने देखा टॉयलेट टैक्स की बात हुई, वो भी आपके डिपार्टमेंट में हुई। फिर अब एचआरटीसी के पेंशनर्स हैं, वो एचआरटीसी के पेंशनर, देखो एचआरटीसी में पिछले 36 महीने से सरकार है। 36 महीने की तनख्वाह भी दी जा चुकी है, 36 महीने की पेंशन भी दी जा चुकी है। ठीक है, राजनीति अपार्ट, किसी को करना है करें, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि पिछले 36 महीने में इस महीने की पे एंड पेंशन की बात हो सकती है कि अब जो शुरू हुआ है। लेकिन पिछले महीने तक की पे एंड पेंशन सबको बाकायदा दे दी गई है, और उसके बाद ओपीएस लागू कर दी गई है। फिर और उनके जो एरियर्स थे, अभी 150 करोड़ रुपए के एरियर चुकता किए गए हैं, 280 बसें डाली गई हैं, 357 कंडक्टर भर्ती किए गए हैं। तो इसलिए एचआरटीसी में जो ड्रॉप आउट होती हैं बसें, वो हमेशा से 3 या 4 बसें पूरे डे के लिए बहुत पीछे से रिकॉर्ड चला आ रहा है। लेकिन एचआरटीसी को टारगेट जो करते हैं, उनको समझना चाहिए कि 5 लाख लोगों को रोज़ाना गंतव्य स्थल पे ये पहुंचाते हैं। जहाँ घाटे के रूट हैं वहाँ एचआरटीसी जाती है, सारे दूर दराज दुर्गम इलाकों में एचआरटीसी जाती है। महिलाओं को 50% के अलावा 28 कैटेगरियाँ ऐसी हैं जिनको जो है रियायती सफ़र एचआरटीसी कराती है। उसके बाद एचआरटीसी में सरकारी तनख्वाहें दी जाती हैं, एचआरटीसी में ओपीएस दिया जाता है, एचआरटीसी में पेंशन भी उन्हीं दरों पे दी जाती है। तो और एचआरटीसी में शॉर्टफॉल हर महीने 70 करोड़ रुपए का है। तो पेंशनर धरने क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब ठीक है, सबकी अपनी नीति हो सकती है, उनकी क्या सोच है, लेकिन बीजेपी राज में 4-4 महीने पेंशन नहीं दी गई है। लेकिन हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है, हम अब तक लगभग क्लियर चल रहे हैं। ठीक है, उनकी एक मांग है कि तनख्वाह की डेट निर्धारित करो और पेंशन की डेट निर्धारित करो। ये निर्धारण तभी हो सकता है जब वित्त विभाग या सरकार जो है हमें ग्रांट जो है एक निर्धारित समय पे दे। जब उधर से ग्रांट आएगी तब हम आगे देंगे। तो इसलिए ये डेट हमारे हाथ में नहीं है। अदरवाइज डेट का क्लैश हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं कह सकते कि उनको तनख्वाह नहीं मिली या उनको पेंशन नहीं मिली। देखिए, 4 मई 2025 को राजेंद्र राणा ने शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि टेंडर किसी पर्टिकुलर कंपनी को देना चाह रहे थे। आपको भी याद होगा कि उस समय अनिरुद्ध सिंह आपसे मिलने चौपर में हरोली आए थे। ऐसी क्या आन पड़ी थी कि मंत्री को चौपर में आपने हरोली बुलाया? क्योंकि इस तरह की उस समय भी चर्चाएं हुई कि टेंडर को लेकर एक पर्टिकुलर कंपनी को आप लोग लाभ देना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, शिमला रोपवे कॉर्पोरेशन, शिमला रोपवे जो है ये एक लाइफ लाइन है शिमला की, और शिमला में जो कंजेशन है उसको हल करने का एकमात्र तरीका है कि वो रोपवे लगे, और वो रोपवे 2000 करोड़ से ऊपर का रोपवे है। और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ये रोपवे कांग्रेस के शासन में ना लगे।
इसलिए जो है लगातार कोई ना कोई सवाल उठाने की बात है। अब सवाल ये है कि अभी तक आपने कह दिया कि आप किसी को देना चाहते हैं, मेरे देने ना देने तो मेरे तक तो अभी फाइल ही नहीं आई, मेरे तक तो बात ही नहीं पहुंची। अभी तक रोपवे कॉरपोरेशन है, रोपवे कॉरपोरेशन में जो है डायरेक्टर हैं, उसके बाद उसके चेयरमैन हैं, चेयरमैन भी आईएएस ऑफिसर हैं, और जहाँ पे चेयरमैन होता है वहाँ ऑलमोस्ट फैसला जो है चेयरमैन के स्तर पे ही हो जाता है। मंत्री के लिए के पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शन को फाइलें आती हैं। अदरवाइज़ ये कहना कि जी हम किसी को देते हैं, वहाँ तो टेंडर ही एक है, किसी को देने ना देने की बात नहीं है। सवाल वहाँ पे सिर्फ एक सवाल है कि वहाँ पे सिंगल टेंडर है। सरकार की नीतियों के तहत ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप रोपवे में सिंगल टेंडर अलॉट कर सकते हैं। अब ये कॉल लेनी है कैबिनेट को कि इसमें क्या फैसला करना है। अभी तक फैसला हुआ नहीं है। इसमें कोई फैसला ही नहीं हुआ, इसमें अभी तक कैबिनेट में बात ही नहीं पहुंची, अभी तक तो मिनिस्टर तक नहीं पहुंची, अभी तक तो मेरे पास ही नहीं आया। तो अनिरुद्ध सिंह आपसे मिलना चाहते हैं? अनिरुद्ध सिंह हमारे कुलीग हैं, अगर वो हमें मिलने के लिए आते हैं, पिछले दिनों हमारी व्यवस्थाएं थी, अगर उनको मिलना है, मिलने के लिए आना है या किसी भी मसले पे आते हैं, उसको कहना कि वो रोपवे के लिए आए थे या वो कोई काम करवाने के लिए आए थे, हो सकता है वो पंचायती राज सिस्टम की डिस्कशन को आए हों, हो सकता है वो नई पंचायतें गठित करनी है कि नहीं करनी है, उसकी आप कह रहे हैं कि डिस्कशन को मुख्यमंत्री से डिस्कस करेंगे, तो फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से क्यों डिस्कस करेंगे? नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी क्योंकि मेरे इश्यूज हैं, मैंने उनको कहा है कि आप नई पंचायतें आपको बनानी चाहिए थी, तो वो अपना बात तो रखेंगे कि नई पंचायतें बनाने में क्या दिक्कत है, या पंचायतों के चुनाव हैं उसको लेके बातें हैं। तो हर मंत्री जो है अपनी बात अगर डिप्टी सीएम से डिस्कस करना चाहता है, बताना चाहता है, तो ये कहना कि वो हमारे पास आए थे, ठीक है, वो हमारे कुलीग हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का फैसला ही नहीं हुआ उस पर मैं तो ये देखता हूँ कि ये स्पष्ट है कि भाजपा नहीं चाहती कि ये रोपवे कांग्रेस शासन में लगे, इसलिए इसको डिस्प्यूटेड करना चाहती है, इस पर डिस्प्यूट करना चाहती है। हमारा एज ए गवर्नमेंट जो है हम चाहते थे कि ये रोपवे लगे और शिमला की जनता को सुविधा हो, क्योंकि इसमें सारी औपचारिकताएं पूरी हुई हैं। इसमें सिर्फ ये है कि क्योंकि इसमें सेंटर की अप्रूवल्स भी हैं, केंद्र ने अप्रूवल्स दी हैं, और ये जो कंपनियां हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं, और इसमें एनडीबी का लोन है। अब नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी सहमति है, इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री की सहमति है, गडकरी जी का डिपार्टमेंट है ये, और उसके बाद टेंडर हुआ है। रीटेंडर किसी इसमें 1 साल का समय फिर लेगा, और कुछ लोग मानते हैं कि इसका मतलब सरकार जो है फैसले लेने की उसमें क्षमताएं नहीं है, और वो जो है कोई कुछ बोलता है वो उसी समय बात को रोक देते हैं। तो इसमें कैबिनेट को फैसला करना है, जो कैबिनेट फैसला करेगी वो फैसला हो जाएगा। बाकी जो है इसमें ये करना कि इसमें घोटाला है, घोटाला तो किसी भी बात में आप बोल सकते हैं, लेकिन जिस बात का फैसला ही नहीं हुआ, जो बात सामने ही नहीं आई, उसको पहले ही घोटाला का रूप दे देना, तो ठीक है। इस प्रदेश के विकास में ऐसे ही जो है रुकावटें आई हैं। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट थे जो हिमाचल में लग सकते थे, लेकिन राजनीतिक तौर पे उसमें रोक टोक की वजह से वो प्रोजेक्ट्स नहीं लगे। कई राज्य हमारे से बाद में बने, वहाँ पूंजी निवेश हमारे से कहीं ज़्यादा हो गया, वहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से कहीं पे ज़्यादा बन गया, और हम जो है हर मसले पे जो है ऐसा टकराव शुरू करेंगे, तो हमारा समय तो जो है राजनीति में काफ़ी निकल गया, लेकिन मैं समझता हूँ प्रदेश हित सर्वोच्च होने चाहिए। देखिए, कर्नाटक में तो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बातचीत अभी भी हो रही थी, चर्चाएं भी कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हो रही थी।
आपका और डीके शिव कुमार का जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो सियासी गलियारों में हमेशा यही बात होती है कि सरकार लाने में आप दोनों की भूमिकाएं अपने अपने राज्यों में प्रमुख थी। तो ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कर्नाटक में तो बातचीत चल रही है, क्या हिमाचल को लेकर ऐसी बात हुई है? क्या हाईकमान ने आपसे कोई बात की है? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश ठीक चल रहा है, यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं है। और ना ही हम ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं जिससे सरकार को अस्थिरता मिले। और बाकी कर्नाटक के मसले पे मेरा टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, पार्टी हाईकमान को देखना है। यहाँ पे जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें रजनी पाटिल जी हमारे इंचार्ज हैं, और वो मॉनिटर करती हैं, वो हम लोगों से बात करती हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपके इंटरव्यू का थ्रस्ट लगातार इस बात पे है कि मुकेश अग्निहोत्री बगावत क्यों नहीं करता, मुकेश अग्निहोत्री जो है चीफ मिनिस्टर का क्लेम क्यों नहीं करता, वो जो है तो जवाब दे तोड़ दीजिए फोड़ ना। क्यों नहीं करता। मैंने आपको बताया कि आई एम ए लॉयल कांग्रेस पार्टी सोल्जर। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैंने आज दिन तक कांग्रेस के लिए काम किया है। ओहदा मेरे लिए मतलब नहीं है, मेरे को आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया जाए, इवन देन आई एम ए कांग्रेस, आई विल वर्क फॉर द कांग्रेस। तो ये आप मेरे से उम्मीद मत रखो कि आप कहो कि जी मेरे कंधे पे बंदूक तान के कि जी आप ये करो, आप फायरिंग मेरे से करवाना चाहते हो, मेरा काम नहीं है ये। और मैं सरकार के पूरी तरह साथ हूँ, सरकार का सहयोगी हूँ। मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री हमारे साथी हैं। मैं कम बोलता हूँ, लेकिन ये है कि अगर मैं मुख्यमंत्री को बोलता हूँ तो मुझे नहीं याद कि किसी बात को वो इनकार करते हैं। लेकिन ये है कि हम जो ये मुख्यमंत्री को परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। और अब साल आ गए हैं, हम उन सालों में, संजीदा सालों में प्रवेश कर रहे हैं। उन सालों में हमें ये देखना है कि हमने अपने वायदे कैसे पूरे करने हैं, हमने जो कहा था उसको हमने किस ढंग से निर्णायक के दौर में ले जाना है। और जो बातें आप कह रहे हैं उन बातों से मैं मुकरता नहीं हूँ कि ये हमने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते कहे थे। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मैंने कहा था वो जो है पार्टी का स्टैंड है, और पार्टी को ही उसको पूरा करना है, सरकार को पूरा करना है। और हम सरकार में उस बात को रख रहे हैं, सबके संज्ञान में है। और आने वाले टाइम में जैसे ही अगला जो है वित्त आयोग आता है और स्थितियां जैसे ही थोड़ी सी नियंत्रित होती हैं, तो चाहे स्थायी नौकरी की बात है, चाहे 1500 रुपये देने की बात है, चाहे 300 यूनिट बिजली देने की बात है, या कुछ और तबकों से जो हमने वायदे किए हैं, उन सब वादों को हम साफ गोई से, स्पष्टता से कैबिनेट के समक्ष रखेंगे और उनका हल निकालेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरोली और स्पेशली आपके ज़िला ऊना में कानून और व्यवस्था को लेकर बहुत आपने भी देखा पिछले दिनों गोलियां चली, और साथ में अवैध माइनिंग को लेकर भी बातचीत हो रही है। आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप भी उन अवैध माइनिंग के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, और साथ में कुछ क्रशर्स का भी जिक्र किया जाता है। आपको क्या लगता है, ये आपके खिलाफ साजिश है या वाकई ही ये धरातल पर स्थिति ऐसी है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आई एम नॉट माइनिंग मिनिस्टर, मैं खनन मंत्री नहीं हूँ। ये काम है हर्षवर्धन चौहान जी के पास, उनको देखना है माइनिंग को कैसे नियंत्रित करना है। और सेकेंडली, जो माइनिंग का काम है, यहाँ तक कुछ तो जहाँ तक कुछ क्रशर्स की बात है, क्रशर्स तो सरकार की अनुमति से लगते हैं। क्रशर्स में जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस होती है, और क्रशर्स के लिए पब्लिक ज़मीन देती है, पंचायत एनओसी देती है, तब जाके सालों कई संघर्ष के बाद लोग क्रशर लगाते हैं, और वो रॉयल्टी देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। तो इसलिए अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्रशर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे इलीगल हो गए। सरकार को 400 करोड़ रुपए का, 450 करोड़ रुपए का रॉयल्टी भी आ रही है। सत्ती जी ने भी ये बात कही थी कि रात के अंधेरे में इलीगल माइनिंग होती है, ट्रकों के ट्रक निकलते हैं। नीति तो जो बनानी है ये तो मिनिस्ट्री का काम है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन जिले में रेत की कोई लीज नहीं है।
जो आप बात कर रहे हैं वो रेत की कोई लीज नहीं है वहाँ पे। और रेत की जो रेत का कारोबार होता है उसमें अवैध तौर पे काम होता है, और ये नियंत्रित करना जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारी तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल है, सीधा स्वतंत्र है प्रशासन जिस पे भी हाथ डालना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो मुकेश अग्निहोत्री का कोई क्रशर है, ना उसका कोई बस है, ना उसकी कोई ट्रक है, ना उसका कोई होटल है, ना उसका कोई ऐसा अन्य कोई नर्सिंग कॉलेज चलता है या कोई और कोई कारोबार धंधा है, ना वो ठेकेदारी करता है। तो इसलिए हमारा 25 साल के कैरियर के बाद हम इस स्थिति में है कि इसीलिए बार बार जीतना कोई आसान काम नहीं है। आदमी एक बार जीतता है, दूसरी बार हार जाता है, फिर जीतता है, फिर हार जाता है। कोई ऐसे हैं जो 10 चुनाव लड़े 5 जीते, कोई ऐसा है जिसने 4 लड़े 2 जीते। लेकिन अगर हम 5 दफ़ा लगातार जीते हैं तो हमारी पब्लिक के अंदर हमारी कोई क्रेडिबिलिटी होगी। हम विकास पथ पे चलने वाले लोग हैं। हमने हमेशा डेवलपमेंट के लिए काम किया है, विकास, कल्याण, गरीब की सेवा, यही एजेंडा हमारा रहा है। अगर प्रशासन को लगता है कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो प्रशासन उस पर एक्शन करे, मिनिस्ट्री उस पर एक्शन करे। और बाकी जो है हथियार की संस्कृति के हम खिलाफ हैं। हम किसी पे आक्षेप हमारा नहीं है। हमारे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, आपने देखा अभी मेरी बेटी की शादी हुई, मैंने तो सबको बुलाया था। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब हमारे दोस्त हैं, सब हम एक ही परिवार के हिमाचल के लोग हैं। लेकिन ठीक है, विचारधारा के चलते हैं, हम अपनी बात करते हैं, वो अपनी बात करते हैं। लेकिन टोटलिटी में कोई ये कहे कि जी किसी को हमारा संरक्षण है, वो अपना मुहिम चला ले, जिसको उसका साथ देना है। आएंगे चुनाव, इलेक्शंस आर द बेस्ट, जो है उसमें पता लग जाता है कि किसकी कितनी हैसियत है। अभी आपने देखा बिहार में जिन लोगों ने बहुत लंबे देर तक शोर मचाया, पार्टियां खड़ी की, उनकी क्या स्थितियां हुई। इसलिए कोई हमारे पे आक्षेप लगाए कि वहाँ पे ये हो रहा है, बताएं ना किसी कारोबार में हमारा सारोकार हो, किसी में हमारा दखल हो। हमारे ज़िले में जितने एसपी काम करके गए हैं या अभी डीआईजी बन गए हैं या आईजी बन गए, वो बता दें कि किसी काम के लिए मुकेश ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में एक भी गलत फ़ोन जो है वो उनका आया था कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। हम उस राजनीति का हिस्सा ही नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, हम विकास के लिए काम करते हैं, हम अपनी जनता के लिए काम करते हैं, हम हिमाचल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिमाचल को आगे बढ़ाने की आपने बात की। धारा 118 में आपकी सरकार ने दूसरी बार संशोधन किया है। विपक्ष लगातार कह रहा है हिमाचल ऑन सेल। जब आप भी विपक्ष में थे, आप भी कहते थे हिमाचल ऑन सेल, तो अब जनता किस पर भरोसा करे? नहीं, आपके अभी 118 में कोई भी फैसला नहीं हुआ है, वो सिलेक्ट कमेटी को हो गया है। अब दोनों पार्टियां के लोग उसमें होंगे, सिलेक्ट कमेटी में बीजेपी के भी लोग होंगे। अब आपके सामने आएगी स्थिति। अभी तक तो धारा 118 से कोई बदलाव नहीं किया, और हम भी ये मानते हैं। डॉक्टर राधा स्वामी सत्संग ब्यास का मसला था, अब जो हिमुडा और बाकी कॉलोनीज को आप लोग नहीं, देखिए डॉक्टर वाईएस परमार ने धारा 118 लगाई। वो एक बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। उन्होंने बहुत दूरगामी सोच रखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके हर पहलू पे गौर करके ही कोई फैसला करना चाहिए। जो भी फैसला करना है उस पर गौर होगा। तो इसलिए अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। जिन चीज़ों पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ, 118 पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ, रोपवे पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, तो इसलिए इन बातों को कहना कि इसमें ये हो गया, फलां हो गया, हवा में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन टोटलिटी में मैं आपको ये कह देता हूँ कि हमारी राजनीति अब कोई इंडिविजुअल राजनीति नहीं है। व्यक्तिगत राजनीति हमारे पे कोई मायने नहीं रखती। ये प्रदेश हमें मायने रखता है, इस प्रदेश की संस्कृति हमारे लिए मायने रखती है, इस प्रदेश का विकास, इसको देश दुनिया की दौड़ में बरकरार करना, आगे ले जाना, वो बात करती है। औहदों के प्रति हमारा कोई अब आकर्षण नहीं है, ना ही कोई औहदा हमें आकर्षित करता है, ना ही हम
ओहदा छीनने से कोई विचलित होने वाले लोग हैं। इन स्टेजेस को हम पार कर गए हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी अब जो सोच है, सोच सिर्फ हिमाचलियत की है, हिमाचल की है, हिमाचल के आगे आपने बढ़ने की। हिमाचलियत की बात की। सचिवालय में हिमाचल प्रदेश से ही जुड़े मसलों पर आप लोग काम करते हैं, सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं। आपके बारे में एक चर्चा बड़ी प्रमुख है, हमने भी कई बार देखा है, जब मुख्यमंत्री सचिवालय आते हैं, मुकेश अग्निहोत्री सचिवालय नहीं आते, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मेरा घर और सचिवालय में कोई दूरी नहीं है, और कई दफ़ा मैं अभी उठा भी नहीं होता, लोग आ जाते हैं, और घर में ही दफ्तर ऐसा लगता है कि वो शाम को 8 बजे तक ही लग जाता है कि ना तो नहाने का समय मिलता है, ना दातुन करने की फुर्सत मिलती है, और वो जब फिर उसके बाद कोई डिपार्टमेंट आ जाएगा, कोई संगठन के लोग आ जाएंगे, तो इसलिए मेरे पास तो कोई और काम ही नहीं है। आप देखिए, मैं घर में अकेला हूँ, मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है पीछे। मैं जो है, अगर यहाँ पे हूँ, यहीं काम शुरू कर दूंगा। मैं अगर कुल्लू में हूँ, वहीं काम शुरू कर दूंगा। मुझे अभी कोई चंबा बुलाएगा, मैं चंबा चले जाऊंगा। मुझे कोई दिल्ली बुलाएगा, वहाँ चले जाऊंगा। ये तो जिन लोगों के परिवार हैं, उन लोगों के लिए दिखते हैं। मेरे लिए तो हर जगह ही दफ्तर है। जहाँ बैठ गए वहीं पे जो है सवेरा, वहीं से शुरू होगी काम काज की। और हम पूरा 24/7 काम करने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि अभी काम किया और फिर कहा कि अब देखेंगे, हफ्ते के बाद करेंगे। हमारी मशीनरी 24/7 चलती है। जो काम है, कोई फाइल हमारी पेंडिंग नहीं होती, चाहे जो मर्जी या कोई लिखता रहे। हर रोज़ फाइलें मैं करता हूँ, रोज़ फाइलें मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ आएंगी, शिमला है, शिमला होंगी, ऊना में ऊना होंगी। अधिकारी तो आपके एडहॉक हैं, आपने देखा चीफ सेक्रेटरी एडहॉक हैं, डीजीपी एडहॉक हैं, आप इस एडहॉकिज्म के सपोर्ट में हैं क्या? नहीं, देखो, आप वो सारे सवाल मेरे से करते हैं जो आपको मुख्यमंत्री से करने चाहिए। मुख्यमंत्री भी आपसे कोई दूर थोड़ा नहीं है। आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं, तो? डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैंने आपको शुरुआत में कहा, डिप्टी सीएम इज द मिनिस्टर ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स। वो भी एक मंत्री है। डिप्टी सीएम की तो आपने देखा, मैंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, वहाँ से जीता। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम जो है एक सम्मान देने का नेता को ओहदा है कि जो आदमी वरिष्ठ होता है, जिस आदमी ने काम किया होता है, जिसका कोई रुतबा होता है, उसको डिप्टी सीएम बढ़ा देते हैं। तो बाकी तो इज़ द मिनिस्टर ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स। तो बाकी जो ये आप कह रहे हैं कि मंत्री बनाना, चीफ सेक्रेटरी बनाना, डीजी बनाना, ये सारे मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार के मसले हैं। ये फैसले उन्होंने करने हैं। राय तो आपसे भी लेते हूँ। नहीं, ये ऐसे मसले हैं जो कि बिल्कुल टॉप लेवल के फैसले हैं। वो मेरे से राय क्यों लेंगे? उनकी सरकार है, उनको उसको संचालन करना है। तो आप तो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसा कि कोई भी फैसला करना हो तो वो पहले मेरे से पूछा जाए। सरकार की हायरार्की है, सरकार का एक तंत्र है। मुख्यमंत्री का अपना स्थान है, मंत्रियों का अपना स्थान है, उनके अपने महकमे हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस से सरकार चलती है, और उनके मुताबिक जो है काम होता है। एक अंतिम सवाल, आपने स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार में भी काम किया है, अब आप सुक्खू सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। क्या फ़र्क है वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट और सुक्खू स्कूल ऑफ थॉट में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर वाई.एस. परमार और वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर परमार ने हिमाचल का निर्माण किया। आज का हिमाचल उनकी देन है। अगर आज मैं किसी ओहदे पे बैठा हूँ तो डॉक्टर परमार की सोच के चलते प्रदेश बना। वीरभद्र सिंह जी ने उसको बढ़ाया। जो कौमें अपने नेताओं को भूल जाती हैं, जिन्होंने संघर्ष करके बनाया, वो कौमें मिट जाती हैं। तो मैं समझता हूँ सारे कांग्रेसियों को भी मुझे ये कहना है कि डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह जी को सदैव याद रखा जाए, और उनके दिए हुए जो मूल्य हैं, जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उस पे हमें काम करना है। और जब हम अपने कार्यक्रमों में वीरभद्र सिंह और परमार को याद करेंगे, उतना ही पार्टी की मजबूत रहेगी, स्थायित्व। डिफरेंस क्या है सुक्खू जी और वीरभद्र सुक्खू सिंह? जी तो करंट चीफ मिनिस्टर हैं, वो मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं, वो काम कर रहे हैं। और डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह इतिहास बन चुके हैं।
वो एक गौरवशाली इतिहास है हमारा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ थे। हिमाचल प्रदेश से जुड़े हर मसले पर, राजनीतिक चर्चाओं पर हमने मुकेश अग्निहोत्री से बात करने की कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।